नोट कीजिए, देयर इज अनदर यूनिट of power known as horsepower, HP, स्मॉल h स्मॉल p, ऐसे बोलते हैं HP। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होते हैं, ठीक है। एक ये दूसरी हमारी यूनिट होती है हॉर्स पावर की ही यूनिट होती है कि अगर मान लीजिए हमको पूछा जा रहा है कि आप हॉर्स पावर में निकालिए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। सर वैसे कोई रीज़न है कि ऐसा हो रहा है? 746 अलग ही है नंबर इससे। अच्छा, ये जो है ना, ये इसका भी प्रॉपर प्रूफ होता है, पर वो अभी करने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन नोट करें। अ बॉडी डज 20 जूल्स ऑफ वर्क। A body does 20 joules of work in 5 seconds. A body does 20 joules of work in 5 seconds. Full stop. फिर वो बोल रहे हैं what is its power? What is its power? इसकी पावर बताइए। एक बॉडी जो है वो 5 सेकंड में कितना काम करती है? 20 जूल। तो 20 जूल तो वर्क कर दे दिया, और टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकंड। तो अगर मुझे पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। सर बराबर वॉट्स। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो लिखिएगा पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो पावर P इज इक्वल टू वर्क डन कितना है? 20 जूल अपॉन टाइम टेकन कितना है? 5 सेकंड। अच्छा, जो वर्क की यूनिट है वो जूल ही होती है, और टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड ही होती है, तो इसलिए उसको कहीं कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो पावर कितनी हो गई? 4 वॉट्स। ये हमारे पास पावर आ गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन 2। व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप? What is the power of a pump which takes 10 seconds to lift which takes 10 seconds? What is the power of a pump which takes 10 seconds to lift 100 kilogram of water? 10 seconds to lift 100 kilogram of water. 100 kilogram of water to a water tank situated at a height of 20 meter. To a water tank situated at a height of 20 meter. क्वेश्चन मार्क। और ब्रैकेट में उन्होंने दे रखा है G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रैकेट में ये दे रखा है कि G की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देगा। व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप व्हिच टेक्स 10 सेकंड्स टू लिफ्ट? इसका मतलब क्या है कि इन्होंने टाइम टेकन जो है वो तो दे दिया 10 सेकंड्स, पहली चीज। उसके बाद वो बोल रहे हैं टू लिफ्ट 100 किलोग्राम ऑफ वाटर टू अ वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो मास दे रखा है टू लिफ्ट 100 किलोग्राम ऑफ वाटर, तो पानी का मास दे रखा है 100 किलोग्राम, ठीक है।
और कितनी हाइट तक उसको पहुंचाना है। एक टैंक के ऊपर 20 मीटर ऊपर रखा हुआ है एक टैंक, तो उसको आपको 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाना है, ठीक है। अच्छा, 20 मीटर की ऊंचाई तक आपको उसको पहुंचाना है। और जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं क्या लूँगा, एम लूँगा, जी लूँगा और एच लूँगा। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन की जगह में एनर्जी अपॉन टाइम टेकन भी लिखता हूँ तो भी चलेगा, क्योंकि वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी acquired by water is equal to work done by motor to lift the water। अब दोबारा से समझिएगा, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन मुझे बार बार याद रखनी है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मान लीजिए, आप याद रखिएगा कि हमने क्या करा था कि हमारे पास एक ब्रिक थी, हमारे पास एक स्टोन था, हमने उस स्टोन को लिया और उस स्टोन को लेकर हम एक हाइट तक पहुंच गए। स्टोन को लेकर हम एक हाइट तक पहुंच गए। तो जब हम स्टोन को लेकर एक हाइट तक पहुंच गए तो तब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई वो जो स्टोन है, अब उस स्टोन के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई है। उस स्टोन के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई है। क्यों डेवलप हुई? क्योंकि उस स्टोन को उस हाइट तक ले जाने में वर्क किसने करा? हमने करा। तो वर्क डन बाई अस इज स्टोर्ड इन द ब्रिक एज पोटेंशियल एनर्जी। तो वही चीज़ है कि अब मोटर वर्क कर रही है। मोटर क्या कर रही है? मोटर उस पानी को पंप कर रही है, ऊपर पहुंचा रही है। तो वर्क डन बाई मोटर जो है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाई वाटर। तो वाटर के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई, यानी कि वाटर बड़ी तेजी के साथ में नीचे आकर गिरेगा, बड़ी तेजी के साथ पाइप्स के थ्रू नीचे आएगा, ठीक है। तो पानी अगर ऊपर किसी टैंक में रखा हुआ है तो उसको नीचे लाने के लिए मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी से ही नीचे आता है। ये मेरी बात समझ में आ गई? तो इसलिए आप ये देखिएगा कि वर्क डन बाई मोटर टू लिफ्ट द वाटर वो पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। हाँ जी, मास ऑफ वाटर कितना है? 100 किलोग्राम। तो m की जगह लिखिए 100। वैसे तो जी को लेते हैं 9.8, लेकिन यहाँ पर जी को लेना है 10, इन्होंने बोला है। और हाइट कितना है? 20 मीटर। तो मीटर पर सेकंड क्या? 10 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये यूनिट होती है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ms की पावर -2 एक्सेलरेशन की यूनिट ही तो होती है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, नहीं समझे? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो ये हो गया m/s, जिसको हम ms की पावर -1 भी बोल देते हैं। मीटर पर सेकंड को ms की पावर -1 भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें हमने ये देखा था v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। तो at की वैल्यू क्या हो जाएगी? v माइनस यू। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ तक तो क्लियर है? उसके बाद देखिएगा, कि एक्सेलरेशन की वैल्यू v माइनस यू अपॉन 2t हो गई। अब अगर आप देखिए कि अगर मान लो मेरे पास वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, तो 5 - 2 करूँगा तो उसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड।
मीटर पर सेकंड वाले में से मीटर पर सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी तो मीटर पर सेकंड आएगा। मान लीजिए कुछ समय पहले मेरा वजन 80 किलो था, आज मेरा वजन 10 किलो है, तो मेरा जो पहले वजन था और अब वजन था उन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 10 kg का ही तो डिफरेंस हुआ। तो अगर मैं सेम यूनिट में से सेम यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यूनिट तो सेम ही आएगी, समझ रहे हैं। तो मैंने मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड को ही सब्ट्रैक्ट करा, तो ऊपर जो यूनिट है न्यूमरेटर में वो मीटर पर सेकंड ही आएगी, मीटर पर सेकंड यानी कि ms की पावर -1। नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट क्या आएगी, सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो जब ये सेकंड ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो ms की पावर -1 है और एक s और आ गया ऊपर, तो ऊपर आकर क्या बन जाएगा, s की पावर -1, तो ये क्या हो गया, ms की पावर -2। और ये जो g है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है ये वही तो चीज़ है, तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ठीक है। तो भाई g की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, समझ गए, ठीक। अच्छा तो अब आप ये देखिए mgh, m कितना दे रखा है 100 kg, मास को kg में रहने देंगे क्योंकि kg उसकी SI यूनिट होती है। तो कितने जीरो हैं देखिए, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं और 1 2 3 4, ये इतना हो गया जूल हमारे पास। ये वर्क डन बाय द मोटर हो गया कि मोटर ने इतना काम करा, मोटर ने इतना वर्क डन करा, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप विच टेक्स 10 सेकंड्स, तो टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड। तो पावर ऑफ द पंप इज इक्वल टू power of the pump is equal to work done by the pump upon time taken। वर्क डन बाय द पंप कितना है 20,000 अपॉन टाइम टेकन कितना है 10 सेकेंड्स। तो भाई एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये कितना हो गया 2000 वाट। अगर कहीं पर भी 1000 आ रखा है तो उस 1000 को मैं हटाना चाहता हूँ तो वो किलो वाट हो जाएगा। तो जैसे ये 2000 है तो आपने 1000 अगर हटा दिया तो 1000 यानी कि 3 जीरो हटाओ और उसकी जगह के लगा दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 2 किलोवाट, 2 किलोवाट। बताइए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है भाई। अच्छा आप लोगों का कल कोई एग्जाम है क्या, हाँ तैयारी है, अच्छा कौन सा है, हाँ वो अच्छा तुम्हारा भी कल साइंस का ही है। वो उसका मैसेज आया था ना आरुष का कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो, ये क्लियर है, यस ठीक है। टेंशन में रहते हो तुम कुछ, सर कैसे, ये आवाज़ कहाँ से निकली थी अभी? इसी से सर कैसे टेंशन, ऐसा लगता है मुझे कई बार देखता हूँ ना, बड़ा जैसे सोचते रहते हो। रिलैक्स रहा करो, सिर्फ फोकस करते हैं। नहीं फोकस करता हो तो अच्छी बात है, ठीक है। और तुम भी कुछ सोचते रहते हो, ये सब ठीक है, हाँ बोर हो जाते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लगता है हम सर एक टाइम ऐसा होता है ना ट्यूशन का अच्छा ये लास्ट कर रहा है तो चलती है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स an electric bulb consumes 7.2 kilojoule of electrical energy. 7.2 kilojoule of electrical energy in 2 minutes. In 2 minutes. What is the power of the electric bulb?
what is the power of the electric bulb. An electric bulb consumes 7.2 kilojoule of electrical energy in 2 minutes. तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है कंज्यूम 7.2 किलोजूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जितनी कोई भी एनर्जी कंज्यूम करेगा या किसी के अंदर जितनी एनर्जी होगी वो वर्क भी उतना ही करेगा. तो पावर की मैंने जो आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, जो पावर का फॉर्मूला था, उसमें हमने वर्क डन अपॉन टाइम टेकन तो लिखा ही था, साथ में हमने एनर्जी अपॉन टाइम टेकन भी लिखा था. तो एनर्जी यहाँ पर हमको किलो जूल में दे रखी है. तो ऐसा यूनिट एनर्जी की किलो जूल तो नहीं होती, तो उसको जूल में कन्वर्ट करो. तो एनर्जी इज इक्वल टू 7.2 किलो जूल. ये कितना हो गया? 7.2 किलो का मतलब होता है 1000. अब ये जूल में आ गया, पॉइंट गया नीचे आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया. तो 7200 7200 जूल ये एनर्जी हो गई. और ये कितनी देर में कंज्यूम कर रहा है? 2 मिनट में कंज्यूम कर रहा है. तो अगेन जो टाइम है, हाँ जो टाइम है, टाइम की ऐसा यूनिट मिनट नहीं होती, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो टी कितना है? जैसे 2 मिनट्स है, तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 सेकंड्स. तो डायरेक्टली फॉर्मूला ले जा सकते हैं. अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब. कि इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर बतानी है. तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम टेकन. 7200 अपॉन 120. 0 से 0 कट गया, 12 6 72 और 0. ये कितना आ गया? 60 वाट. 60 वाट इसकी पावर आ गई. उसके बाद नेक्स्ट नोट कीजिएगा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में आप नोट कीजिएगा द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. द कमर्शियल यूनिट पहले लिखना था, कमर्शियल यूनिट और the commercial unit or trade unit of energy is kilowatt hour. Kilowatt hour, kWh. ब्रैकेट में लिख लीजिए किलो वॉट आर. अब देखिएगा यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सिंस पावर इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम टेकन. तो एनर्जी इज इक्वल टू since power is equal to energy upon time taken, तो energy is equal to power into time taken. Energy is equal to power into time taken. ये आ गया.
एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम टेकन, 31. तो E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम टेकन, और एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम टेकन, तो पावर कितना है, पावर यहाँ पर लिखें पावर इन, यहाँ लिखिएगा किलो वाट्स, ब्रैकेट में लिखिएगा किलो वाट्स, इन किलो वाट्स, और टाइम टेकन इसको लिखिए इन आवर्स। तो पावर को लेना है किलोवाट में और टाइम को लेना है आवर में, तो तभी तो पावर यानी कि किलोवाट और आवर मल्टीप्लाई होकर किलोवाट आवर बन जाएगा, ठीक है। अगर किलोवाट अपॉन आवर होता तो किलोवाट पर आवर होता है, किलोवाट पर आवर होता, तो यहाँ पर किलोवाट और आवर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा किलोवाट आवर, ये हो गया। तो आप यहाँ पर ये कहें कि फॉर calculating commercial unit of or calculating commercial unit of energy, power must be taken in kilowatts for calculating commercial unit of energy, power must be taken in kilowatts and time must be taken in hours. Time must be taken in hours, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देखिएगा कि यहाँ पर इसी में एक चीज़ और हमको करनी है। तो वैसे तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी की जो यूनिट है, वैसे तो हमें मालूम है कि एनर्जी की यूनिट जो है वो आपका एनर्जी की जो यूनिट है, एनर्जी की यूनिट जैसे एक मिनट वेट करिए। हेलो, हाँ जी, हाँ आप आधे घंटे पहले क्यों आए हो? हाँ अच्छा, तो सीधे ऊपर आ जाओ, है ना, नीचे नहीं घूमेंगे इधर उधर। हाँ हाँ जी, मैं कर रहा हूँ, इधर से अलाउ कर रहा हूँ। पढ़ने वाला बच्चा जल्दी आता है तो सीधा यहीं आता है, और जैसे पढ़ना नहीं है वो आधे घंटे टाइम पास करने के लिए आता है। इसीलिए मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया था। For calculating commercial unit of energy, power must be taken in kilowatts and time must be taken in hours. तो अब इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन between kilowatt hour and joules. Relation between kilowatt hour and joules. तो किलोवाट आवर में और जूल्स में, इन दोनों में रिलेशन कैसे निकाला जाए? तो हम ये जानते हैं कि जब भी एनर्जी हमारी किलोवाट आवर में रहेगी, एनर्जी अगर मान लीजिए 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर अगर एनर्जी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ये लिखा जा सकता है। Yes, sir. अच्छा,
मैं ये चाहता हूँ कि एनर्जी की वैसे तो यूनिट हमको मालूम है देंगे, यहाँ पर भी देखो एनर्जी की यूनिट हमने किस में कन्वर्ट करा था, इसको जूल में, ठीक है। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, अच्छा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि उसको हम ट्रेड यूनिट भी बोल रहे हैं। तो ट्रेड यूनिट क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि उसका हमको पैसा देना पड़ता है। ये जैसे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो जो एनर्जी मिल रही है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी घरों में मिल रही है, तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो इसलिए उसको कमर्शियल यूनिट बोला जाता है। तो आगे देखिएगा कि E इज इक्वल टू, ये जो 1 किलो वाट है, इस 1 किलो वाट को वाट में कन्वर्ट करो, 1000 वाट, और 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो तो 3600 सेकंड्स। 1000 वाट और 3600 सेकंड्स, ये हो गया। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर हमारा जो पावर है, अगर पावर नॉर्मल अपनी ऐसा यूनिट में है, वाट में है, और टाइम जो है वो सेकंड में है, तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 36 के आगे 5 जीरो लग गए, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारी जो एनर्जी है ये जूल में आ गई है, Yes, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, E इज इक्वल टू 36 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो एनर्जी को मैं क्या लेकर चला था, 1 किलो वाट आवर, और एनर्जी क्या आ गई 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ये आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलो वाट आवर is equal to 36 into 10 की पावर 5 जूल। 1 किलोवाट आवर is equal to 36 into 10 की पावर 5 जूल। ये हो, बताइए जी, क्लियर है इतना? जब लगा तो ठीक है, इसको जरूर करता हूँ मैं। मुझे लगा बता रहे हो तुम। अच्छा, अच्छा, सर तुम सारे वो कर देना। न्यूमेरिकल्स। अब आप इसमें देखिएगा, एक क्वेश्चन नोट करिए। A radio set of 60 watts runs for 50 hours. A radio set of सर बाकी कौन सा एनर्जी भी करेगा ना, बाकी कौन सा एनर्जी भी करेगा ना? बाकी हाँ जी सर, आपने ठीक है, आपने रखाया था ना सर। बोल क्या रहे हो? बोल क्या रहे भाई? जैसे जैसे आपने वो केमिकल एनर्जी वगैरह रखाया था आपने। अच्छा, हमको वो काइनेटिक सभी और करेंगे। पोटेंशियल ही करनी है। हमारे सिलेबस में काइनेटिक और पोटेंशियल है, बस वही करनी है। केमिकल एनर्जी क्या किसका? केमिकल वो एनर्जी mc स्क्वायर होता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस देखा होगा वो। तो a radio set of 60 watts runs for 50 hours. A radio set of 60 watt runs for 50 hours. Full stop. How many units? How many units? ब्रैकेट में लिखिए किलोवाट आवर, किलोवाट आवर of electrical energy are consumed, of electrical energy how many units, ब्रैकेट में लिखिएगा किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम। जैसे मान लीजिए हम घर की इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हमारी मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, मान लीजिए हमने मंथ में 100 यूनिट्स हमने यूज़ करी, तो 100 यूनिट्स का मतलब क्या है कि हमने 100 किलोवाट आवर एनर्जी यूज़ कर ली है, ठीक है। घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगे हुए हैं ना, वहाँ पर आप देखेंगे भी तो वहाँ पर कुछ ना यूनिट्स लिखी हुई आती रहती हैं, तो नीचे आप देखेंगे kWh लिखा हुआ होगा वहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई हो रही है वो किलोवाट आवर में सप्लाई हो रही है, सही है। अच्छा, अब उसके बाद इसका देखिएगा आंसर क्या है? तुम्हारा क्या है, 108 गलत है। लंबा लंबा आ रहा है। 60, अरे करके देखो ना क्या गलती हुई है।
अब देखिए वो बोल रहे हैं रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट, यानी कि रेडियो सेट की पावर दे रखी है। पावर कितनी दे रखी है? 60 वॉट। पावर दे रखी है 60 वॉट्स। तो ये जो 60 वॉट है इसको आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे होगा? 60 अपॉन 1000 किलोवाट, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो पावर कितना हो गया? 6 अपॉन 100, 6 अपॉन 100 किलोवाट। ठीक है, फिर टाइम कितना हो गया? 50 आवर्स। So 18 टाइम हो गया 50 आवर्स। तो पावर आ गया हमारे पास और टाइम आ गया। उसके बाद हम लोग पूछे हैं कि एनर्जी आपको बतानी है। तो एनर्जी क्या होगी? पावर इंटू टाइम। देखिए 6 अपॉन 100 इंटू 50। तो 50 वन जा 50, 50 टू जा 100, 2 वन जा 2 और 2 3 जा 6। तो सही है, ठीक है। भाई रेडियो सेट कितना दे रखा है? 60 वॉट का। तो 60 वॉट का मतलब क्या है? 60 अपॉन 1000 का तो किलोवाट में कन्वर्ट हो गया। और टाइम 50 आवर्स दे रखा है। और 50 आवर्स दे रखा है तो इसका मतलब आवर में ही रखते हैं हम तो टाइम को। तो कितना हो गया? 50 टू जा 100, 2 3 जा 6, तो 3 किलोवाट आवर। 3 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स, ये एनर्जी आ गई। बताइए समझ गए? आ रहे हो? क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। अ फैमिली यूजेस family uses 250 units of electrical energy a family uses 250 units of electrical energy. A family uses 250 units of electrical energy during a month. During a month. Full stop. Calculate this electrical energy in joules. Calculate this electrical energy in joules. A family uses 250 units of electrical energy. तो एक फैमिली है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी यूज करती है? 250 यूनिट। ठीक है, ड्यूरिंग अ मंथ। तो कितनी यूनिट्स हुई? एनर्जी कितनी यूज करी? 250 यूनिट्स। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या होता है? किलोवाट आवर। Yes sir. तो 250 किलोवाट आवर। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको जूल्स में निकालना है। तो जूल्स में कैसे निकालोगे? जब हमको ये मालूम है कि 1 किलोवाट आवर में 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स होते हैं, तो आप इसको 1 किलोवाट आवर में इतना, तो 250 किलोवाट आवर में कितना? 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वही वाली चीज़ है कि एक नोटबुक अगर 50 रुपये की है तो 4 कितने की होंगी? 50 इंटू 4 मल्टीप्लाई तो करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में 36 इंटू 10 की पावर 5, तो 250 किलोवाट आवर में कितना? 250 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 5। समझ गए? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 250 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 जा 150, 15 कैरी आ गया, 25 3 जा 75, 75 और 15 कितना हो गया? 90। ठीक है, और उसके आगे 1 0 है 9 into 10 to 8. इंटू 10 की पावर 5। ये है। अब यहाँ पर 3 0 लगे हुए हैं, तो इन 3 0 को हटाएंगे तो 3 0 का मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 5 पहले से ही है। तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 8
जूल्स, 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल्स, ये हो गया। ठीक, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला है सिलेबस में या नहीं? सर ने लास्ट में तो रेट ऑफ जून वर्क है। बताइए। सर कौन सा टॉपिक? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस अगर आपके पास है तो देख कर बताओ जरा। नहीं सर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बाद लास्ट ईयर। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी लास्ट है। यस सर। एक मिनट रुक जाइए, मैं भी जरा सिलेबस देख लूँ। हाँ ये कहाँ से खरीदी? संस्कार की बोल है। फर्स्ट कॉपी। 2012 एडिशन में भी और 2012 एडिशन एक कोई नहीं, चीज़ तो सेम है। 1960 वर्क एनर्जी एंड पावर में वर्क डन बाई फोर्स दे रखा है, एनर्जी है, पावर है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी कन्वर्जन वगैरह नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वो करते हैं। तो ये चैप्टर का तो आप पे करो। फिर बायो बायो में क्या बचा? लास्ट कौन सा? तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट। Improvement यस and सर, crop. इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। वो कुछ नहीं है भाई, वो बड़ा मुश्किल लगता है चैप्टर। चलो अरे बहुत बेकार सा चैप्टर है। वाइड में पॉलिश है। खासकर एनिमल फर्टिलिटी। मैं तो किताब पढ़ चलो देख लेंगे, बता देना मुझे। मेरा फर्स्ट वाला चैप्टर अच्छे चैप्टर दौड़ता है। सवाल तो सारा था वो। चलिए जी, तो नेक्स्ट आप लिखेंगे लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लास्ट टॉपिक है इसका। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, इसमें नोट कीजिएगा, whenever energy changes from one form to another, whenever energy changes from one form to another, सर टू अनदर। बता रहा हूँ। Whenever energy changes from energy changes from one form to another, the total amount of energy remains constant, comma, the total amount of energy remains constant। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
or law of conservation of energy may also be defined as energy can neither be created nor destroyed. Energy can neither be created nor destroyed. ना तो क्रिएट करा जा सकता है एनर्जी को, ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सर ठीक है। ठीक है, कैसे होती है? जैसे मान लीजिए हम साइकिल पर बैठे हुए हैं और हमारे अंदर खूब एनर्जी है कि हम साइकिल चला एटम्स सकते को हैं। तो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। क्या? एटम्स को तो क्रिएट भी किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी किया। एटम को कैसे क्रिएट करोगे? सर जब वो कोलाइड करते हैं तो उसके अंदर से स्मॉल पार्टिकल्स और उससे भी छोटे नहीं पार्टिकल नहीं, कौन कोलाइड करता है? तो एग्जांपल एटम्स कोलाइड करते हैं। हाँ, तो एटम्स जो कोलाइड करे उन एटम्स को आपने बनाया? नहीं बनाया ना? नहीं तो एटम तो पहले से ही मौजूद सर थे, ऑलरेडी एग्जिस्टेड एटम, ठीक है ना? और हम बोल रहे हैं यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो देखा था एनर्जी। मैंने एक लेवल पे उसमें। अच्छा, और दूसरी चीज, कोई बात नहीं, दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता, ना ही जो है उसको डिस्ट्रॉय करा जा सकता। वो इस तरीके से है कि अगर मैं कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए साइकिल पर बैठे हुए हैं और साइकिल को हम चला रहे हैं, तो साइकिल को हम चला रहे हैं तो इस टाइम हमारी एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? और वो जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है? वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है। कौन से वर्क में? वो इस वर्क में कन्वर्ट हो रही है कि भाई हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, ठीक है ना? तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई, डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई। अच्छा, फिर ये लगता है कि भाई अच्छा मैं अगर खड़ा हुआ हूँ और मैं ट्रेडमिल पर साइकिल चला रहा हूँ, ठीक है? तो हाँ, बट डिस्ट्रॉय हो सकती है, एटम्स हो सकते हैं। मतलब वो जब कोलाइड करते हैं तो कर्व्स निकलते हैं, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रिनॉन्स, ये सब चीज़ निकलती नहीं है। हो सकती भाई, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। सिर्फ एटम तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाए, उसका क्या मतलब मेरे को? मैं तो एनर्जी की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, वो भी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना? तो ऐसे तो न जाने कितनी सारी चीज़ें जो डिस्ट्रॉय हो सकती है, एनर्जी की बात करी जा रही है। सर तो एनर्जी वैसे वही और इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चला रहे हैं तो उस टाइम जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम ये कहते हैं कि वो एनर्जी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गई? कि भाई हम तो यहाँ पर खड़े हुए थे और हम तो ट्रेडमिल चला रहे थे, तो हम वो वाली साइकिल चला रहे थे जो साइकिल आगे की तरफ चलती ही नहीं है। हम खड़े हुए हैं और मतलब साइकिल पर बैठे हुए और पेडल घुमाते जा रहे हैं और वो घूमती जा रही है, लेकिन हम किसी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच रहे, तो वर्क डन तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है? तो अब जब हमने ये कहा कि वर्क डन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ इतना करा जा सकता है कि वो जो साइकिल है, उस साइकिल का जो व्हील है, उस साइकिल के व्हील से डायनमो को कनेक्ट करके और हम किसी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा करा जा सकता है। हाँ, अगर आपने कोई अरेंजमेंट नहीं लगाया तो ठीक है, फिर आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी कर लेंगे। लेकिन एनर्जी पूरी तरीके से हम ये कहें कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोई ऐसी कंडीशन हो जहाँ एनर्जी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए जिसको उसको बचाया ही ना जा सके या ट्रांसफॉर्म ना करा जा सके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे हमने धनुष बाण का एग्जांपल लिया था, तो हमने एरो को पीछे खींचा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, अब मैंने छोड़ दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में तब तक रहती है जब तक वो रेस्ट में होती है। अब वो एरो ने बड़ी तेज़ी से चलना शुरू कर दिया आगे की तरफ, तो जब चलना शुरू कर दिया तो जो रेस्ट में एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई, मोशन में आ गई वो बॉडी, और जब वो मोशन में आ गई तो मोशन में एनर्जी आई तो वो क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यहाँ फैन में गई, तो फैन को उसने घुमाना शुरू करा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। दूसरी चीज़ कि जब हम बात करते हैं फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने लाइट में मतलब ट्यूबलाइट को जलाया, तो ट्यूबलाइट को जब जलाया तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो एक एनर्जी दूसरी तरीके की एनर्जी में कन्वर्ट होती है, डिस्ट्रॉय कभी नहीं होती, खत्म कभी नहीं, ठीक है? तो आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल करेंगे।